हाँ। देखिए बच्चों, आज कक्षा 12 में कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन इंडिया, भारत में वन्य प्राणियों का संरक्षण, ये टॉपिक का नाम है। तो वन्य, जैसा कि कल मैंने तमाम बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई कि वन्य प्राणियों का संरक्षण कैसे और किस प्रकार से किया जाता है और इसमें हमें कैसे कैसे क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर ध्यान देना। तो उसी तरह से अब जो इंडिया में वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, तो पिछली कई सदी से स्वैच्छिक तमाम ऐसी स्वैच्छिक संस्थाएं जो भारत में वन्य जीव जातियों की, जैसे मुंबई की एक प्राकृतिक इतिहास संस्था मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है, ये वन्य प्राणी संरक्षण के संबंध में विशेष योगदान करती आ रही है। अंग्रेजों के समय में या राजाओं के समय में क्या था कि आखेट करने का शौक था। आखेट आप समझते हैं, जंगली जानवरों का शिकार करना। तो ये बड़े शौकीन थे राजा महाराजा आखेट करने के लिए। तो इस तरह से तमाम जीव जंतुओं का या वन्य प्राणियों का ह्रास होता था या उनका नुकसान होता था, मारे जाते थे। तो कुछ ऐसे सही विचार, उन्हीं आखेट करने वालों में कुछ ऐसे भी लोग थे जो सही विचारधारा के थे और उन्होंने वन्य प्राणियों के संरक्षण के संबंध में इसकी आवश्यकता भी समझते थे। उन्होंने वन्य जीवों या वन्य प्राणियों और उनके संरक्षण के लिए कुछ पुस्तकें भी अंग्रेजी वैज्ञानिकों ने लिखा है, अंग्रेजों ने लिखा है, और उसमें तमाम ऐसे क्षेत्र घोषित किए। सन 1873 में अंग्रेजी शासन ने भी वन्य जंतु संरक्षण या वन्य जीवन संरक्षण के लिए छुटपुट सरकारी अधिनियम बनाए, परंतु इस दिशा में एक महत्वपूर्ण ठोस कदम उस समय नहीं लिया गया। जब आज़ादी के बाद हमारे देश जब आज़ाद हुआ, उस समय इस पर एक ठोस कदम 1952 में वन्य जंतु संरक्षण या वन संपदा संरक्षण के संबंध में एक ठोस कदम उठाया गया और उसमें भारतीय वन्य जीवन समिति, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसको कहते हैं IBWL, IBWL मीन्स इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का गठन किया गया। इस वन्य जीव, इसको आई से इंडिया, भारतीय वन्य जंतु समिति, IBWL या इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड एनिमल का गठन किया गया। इसके बाद ऐसी ही कई समितियां देश में कई जगह तथा प्रदेशों में भी गठित की गई और इस तरह से इन वन्य जंतुओं के संरक्षण की मुहिम शुरू हो। केंद्रीय शासन ने सन 1972 में, कब 1972 में एक अधिनियम बनाया। उस अधिनियम का नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम या वन्य
जीवन संरक्षण अधिनियम, और ये बनाया गया 1972 में। केंद्र शासन ने इस नियम को बनाया, और इसमें सन 1991 में कुछ संशोधन भी किया गया। कुछ ऐसी कमियां थी और उसमें जरूरी हो गया कि इसमें कुछ संशोधन किया गया, और इस अधिनियम द्वारा शासन में वन्य जीवन के वैधानिक संरक्षण, पहले अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीयकरण व प्राणी विहारों की स्थापना और वन्य जीवों के शिकार या उनके चोरी करने या मारने आदि पर कठोर दंड विधान की व्यवस्था भी रखी गई। मतलब कि तमाम पक्षी विहार, सेंचुरियाँ, अभयारण्य हैं, इन सब की व्यवस्था की गई और उनमें उनको संरक्षित किया गया। इसके बाद भी मारने और उनसे मनुष्य, क्योंकि अपने स्वयं के लाभ के लिए क्या करता है कि विभिन्न जीव जातियों को मार करके, पेड़ पौधों को काट करके और अपने पूर्ति तथा अपना धनार्जन के लाभ में और बढ़ने के लिए ये सब करता है। तो इसके लिए कठोर कदम भी उठाए, जिसमें इसमें कठोर दंड और सजा दोनों का प्राविधान रखा गया, और इस तरह से ये इसके संशोधन किया गया और महत्वपूर्ण ये कदम उठाया गया। केंद्रीय शासन ने भारतीय संविधान में के 42वें संशोधन, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन में इस अधिनियम को उठाया, और संशोधन द्वारा जो वन्य जीव संरक्षण के लिए है, जंगलों के अधिग्रहण का पूरा अधिकार शासन ने अपने ऊपर ले लिया। तदनंतर सन 1980 में वन्य संरक्षण विधेयक लाया गया, एक बिल लाया गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल लाया गया, और इस विधेयक के में सारी चीजें वर्णित थी। अब इसके अनुमति के बिना क्या वर्णन था कि बगैर सरकार की अनुमति के बिना किसी भी पेड़ पौधे को काटा नहीं जा सकता, ना किसी उसका विनाश किया जा सकता है। ये सारी चीजें उसमें वर्जित थी। राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए इस कुछ कदमों की कार्य के साथ साथ हमारा देश प्राकृतिक और जीवमंडल के संरक्षण हेतु गठित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, जैसे हमने अभी पिछले में बताया है कि IUCN ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, महत्वपूर्ण सदस्य बना, और इसे IUCN का सदस्य भारत भी बन गया। इसमें क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। तो ये IUCN जो संगठन है, विश्व वन्य जीवन संरक्षण। अब इस विश्व जीव संरक्षण कोई भी अगर कोई एक संस्था बनती है तो उस संस्था के पास पहले कुछ कोष होना चाहिए। अगर धन नहीं है तो उस संस्था के नियमों का क्रियान्वयन नहीं हो पाता है, सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं होता है। तो इसलिए एक कोष बना, विश्व WWF, वाइल्ड लाइफ फंड जो है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्य जंतु संरक्षण कोष का गठन हुआ, और इस कोष में जो भी धन आया उससे और उसके आया इकट्ठा हुआ, और उसी से इस विश्व वन्य जंतु संरक्षण संघ के सारे नियमों का उनके संरक्षण के लिए
जो भी कदम उठाए जाएं, जो उपाय बनाए जाएं, उन सब के लिए धन का मुहैया कराया गया। इस तरह से ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAD भी इसी के अंतर्गत आता है। पिछले तमाम वैज्ञानिकों ने, पीछे कई हमने इस तरह की संस्थाएं आपको बताई जो कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर निर्धारित वन्य जन संरक्षण के लिए पब्लिक को अवेयरनेस देना, उनको जागरूक करना कि इनके ही द्वारा हमारे भी स्थायित्व है, ये सारी चीज़ें। अब इसके अतिरिक्त एक कृत्रिम वन्य प्राणियों के संरक्षण की कृत्रिम वास स्थाने या उत्थाने तथा प्राकृतिक वास स्थान स्वस्थाने में वर्णित किया गया। तो अब भारत में वन्य प्राणियों के वाह स्थानीय संरक्षण और भारत में वन्य प्राणियों के स्वस्थानीय संरक्षण, ये दो उत्थाने के अंतर्गत आते हैं। अब उत्थाने संरक्षण क्या? उत्थाने संरक्षण का मतलब है वन्य प्राणियों की अधिकाधिक संकटपन्न जातियां, जो संकटग्रस्त जातियां हैं, उनके लिए ये किया जाता है, उनके लिए पुनर्वास केंद्रों की स्थापना करना। सन 1983 में राष्ट्रीय वन्य जीव परियोजना NWAP क्या है, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के अंतर्गत इन केंद्रों को निम्नलिखित गतिविधियां दी गई, इनका दायित्व तो बनता है। और इन्होंने क्या किया, संरक्षण के लिए चुनी गई जीव जातियों, जो चुनी गई का मतलब है जो संकटग्रस्त जातियां, जिनका अस्तित्व खत्म हो रहा है, उन जातियों के सदस्यों को उनके प्राकृतिक आवास से, वास स्थानों या प्राकृतिक आवास से पकड़ करके ऐसे सुरक्षित स्थानों पर जो बनाए गए जहां उनका संरक्षण हो सके, वहां पर लाना। दूसरा इसका पॉइंट था, इन सदस्यों के भोजन ग्रहण, भोजन की व्यवस्था, उनके वास स्थान तथा उनकी प्रजनन या प्रवसन आदि की व्यवस्था करना इस पुनर्वास केंद्रों का या राष्ट्रीय वन्य जीव परियोजना का दायित्व था। ये इनको करना आवश्यक था। तीसरा था, केंद्र पर बंदी जो जंतु जो पकड़ करके लाए गए हैं, उन जंतुओं को उनके स्थान और ब्रीडिंग या प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण परिवेश उत्पन्न करना, व्यापक उनके संबंध में व्यापक अध्ययन करना और अध्ययन करके उनको उस तरह की परिवेश प्रदान करना, ये भी उनका दायित्व था। इनकी जो इनकी संतानें हों, उनको वापस, जैसे उनकी संतानें हो गई, उनको वापस उनके पुनः प्राकृतिक आवासों पर, उन जंगलों में पहुंचा करके उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना, ये इनका कार्य। इसी तरह से CBD कन्वेंशन के अनुसार यह संरक्षण स्वस्थानीय संरक्षण के साथ साथ किया जाएगा और इसके जर्म प्लाज्म, स्पोर, बीज, परागकण आदि, ऊतक संवर्धन मतलब ऊतकों का अभाव करके, तथा क्रायोप्रिजर्वेशन है। क्रायोप्रिजर्वेशन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उसके एक बहुत ही अधिक निम्न टेम्परेचर में -196 डिग्री टेम्परेचर पर रख करके उनको संरक्षित किया जाना ये क्रायोप्रिजर्वेशन कहलाता है। तो कम ताप में उनको संरक्षित किया जाना, ये क्रायोप्रिजर्वेशन। तो इस तरह से इनमें उद्यान, जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, जंतु सफारी, सेंचुरियां आदि, पादप बीजों के संरक्षण आदि कई इस तरह के संस्थान में
इनको तब्दील किया जाना और ये सारी परिरक्षित करना, जिससे जरूरत पड़ने पर है क्रायो प्रिजर्वेशन में वही अभी हमने बताया, और जरूरत पड़ने पर उनको पुनः नई तकनीक से उनको उनमें जनन कराना और उनके सदस्यों को प्राप्त करना, जिससे उनकी जीव जाति को संरक्षित किया जा सके, उनको नष्ट होने या विलुप्त होने से बचाया जा सके। ऐसी जातियों का इस तरह से संरक्षण किया जाता है। पिछले दशकों में अपने देश में ही विभिन्न प्रदेशों में इस प्रकार के कई पुनर्वास केंद्र बनाए गए, स्थापित किए गए। जैसे उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में कस्तूरी मृग के लिए एक पुनर्वास केंद्र चमोली में बनाया गया, और चमोली के निकट कंचूला खरक में बनाया गया एक पुनर्वास केंद्र और स्थापित किया गया। इसी प्रकार लखनऊ के निकट कुकरैल है लखनऊ के पास, वहां पर पुनर्वास केंद्र बनाया गया और उसमें बारासिंघे हैं, चिंकारा है, चौसिंघा है, श्याम कुरंग और लोमड़ियाँ तथा कुछ जंगली कुत्तों, सियार और शेर आदि बाघ आदि को रखा गया। लेकिन क्या हुआ कि उस कुकरैल में अच्छे ढंग से इसका रखरखाव न होने के कारण वहाँ केवल घड़ियाल है, मगरमच्छ और इसी तरह से ये सब ज़्यादा हो पाए, लेकिन अन्य जंतुओं का संरक्षण सही नहीं हो पाया। तो इस तरह से ये बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। अब इसमें कुछ वास्तविक उद्यान है, जैसे प्राण उद्यान, संग्रहालय, बीज या जीन बैंक, जो कल मैंने आपको बताया था, जीन बैंक वगैरह स्थापित करके इनका संवर्धन किया जा सकता। अब आता है भारत में स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण ऐसा संरक्षण है जो जैव विविधता की प्राकृतिक आवास में अथवा मानव निर्मित पर्यावरण में तंत्र में ही उन जीव जातियों को सुरक्षित, उनके प्राकृतिक आवास में ही उनको संरक्षित किया जाए। स्वस्थानीय मतलब उन्हीं के प्राकृतिक आवास में उन वन्य जंतुओं का संरक्षण किया जाए। ऐसे संरक्षण को स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण में वन्य प्राणियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवासों में किया जाता है। अतः इसके लिए जंगलों, चरागाह, मैदानों, नदियों, झीलों, तालाबों आदि का संरक्षण आवश्यक होता है। इसलिए इसमें निषिद्ध क्षेत्र इसको घोषित कर दिया जाता है। और इसके लिए क्या होता है, अलग अलग ये कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से अलग अलग इसमें स्वस्थानीय संरक्षण के कई प्रकार हैं। जैसे पवित्र सरोवर हो गए, जीवमंडल अभ्यारण्य हो गए, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए। तो ये सब है, पक्षी विहार हो गए, प्राणी विहार हो गए, है, बाघ अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं प्राकृतिक या स्वस्थानीय संरक्षण के आधार पर। तो इस तरह से दैट्स ऑल, आज इतना ही।